हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को बोर्ड एग्जाम देंगे, हिंदी विषय का पेपर है आप सभी का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में छपेगा, सेम इसी तरह का पेपर आएगा। कोड याद कर लो, 801 एचएफ कोड का पेपर है और इस पेपर को मैंने पूरा सॉल्व किया है। एक एक प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे इस मॉडल पेपर में और किस तरह से क्या लिखना है, सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर बिल्कुल स्पष्ट लिखना है और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग निर्देश जरूर पढ़िएगा क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए, पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। अगला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर कितने खंडों में विभक्त रहेगा? 2 खंडों में। अब खंड आ में क्या है, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। या तो आप नीले पेन से भरेंगे या आप काले पेन से भरेंगे, लेकिन शर्त यह है पेन आपका कौन सा होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जो भी विकल्प सही होगा उस गोले को आप पूरी तरह से काला कर देंगे। यदि आप काले पेन से भरते हैं तो अच्छी तरह से काला कर दीजिएगा। मैं तो सलाह दूंगा कि आप काले पेन से ओएमआर शीट भरें तो बेहतर रहेगा। चलिए, अगला निर्देश है, यहाँ पर खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा और ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार आप उत्तर भर देंगे, यानी एक बार आपने गोला काला कर दिया तो आपको उसको काटना नहीं है, ना ही उसमें इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज का। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो होगा जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न इस मॉडल पेपर में हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर अपना समय नष्ट नहीं करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि 24 फरवरी को यही प्रश्न आने हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और पहला पेपर हिंदी का है जिसमें यही प्रश्न आने हैं। ये जो प्रश्न हैं आप तैयार करके जाना। चलिए, पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? सेवा सदन, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा, गोदान, गबन और सेवा सदन, ये तीनों जो हैं क्या हैं? उपन्यास हैं। और इन तीनों उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आप लोग याद कर लेना। क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, ये भी रचना है। ये भी आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों आत्मकथा विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन दोनों रचनाओं के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा?
शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। यदि यहाँ से प्रश्न आता है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर होगा धर्मवीर भारती। चलिए अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है, अमृत राय हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, यदि प्रश्न आता है तो यह है जीवनी विधा पर आधारित रचना। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या होगा, प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो परीक्षा गुरु मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह किसके द्वारा लिखी गई है रचना, यानी यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान दें श्रीनिवास दास जी के द्वारा, श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है क्या, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो घनानंद मेरे प्यारे बच्चों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं, तो छत्रसाल दशक किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लेखक कौन है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था कब, 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। ये प्रश्न आता है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो अज्ञे जी थे। और तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943 ईस्वी में। क्लियर, एक प्रश्न से यहाँ पर आपके कुल 3 प्रश्न क्लियर हो गए, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रगतिवादी युग की कालावधि है, प्रगतिवादी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है, इसका राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो रीति काल को अलंकृत काल कहा है किस विद्वान ने, इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है और पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। छोटी सी जानकारी आपको बताते हुए चलूंगा मैं। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप लोग नोट कर लेना, जुगुप्सा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, यदि प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए, शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए बिहसे का अर्थ क्या होता है, हंसना, बिहसे का अर्थ होता है हंसना, तो यहाँ पर हास्य रस है, यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, जिस प्रकार से कोई आहुति डाली जाती है उसी प्रकार से चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और चमक किसके समान चमकी, ज्वाला के समान चमकी। यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि तुलना की गई है। चलिए अगला प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और
तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। प्रश्न है यहाँ पर सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुकरण में अनु उपसर्ग का प्रयोग है, अनुशासन में भी है, अनुवाद में है, लेकिन अनुत्तीर्ण में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया है, यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नीलकंठ में समास कौन सा है? नीलकंठ में मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आम शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। आम शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? आम्र होता है। प्रश्न अगला है, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो तस्मय शब्द में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? जो कथन संदेहपूर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो है उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन, विकारी पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी है, ज्वालस भी है। अनिल किसका पर्यायवाची है? वायु का, जो कि यही विकल्प सही है, क्योंकि यह वायु का यानी हवा का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा आएगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, और ये प्रश्न आएंगे कितने नंबर के? 50 नंबर के। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। गद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश ही इस मॉडल पेपर में मैंने शामिल किया है। किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे। हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित हो रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन बुझिथा, अर्थात इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, और समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 3 प्रश्न है यहाँ पर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? 3 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। इस तरह से कुल 6 नंबर आपके क्लियर होंगे। कैसे लिखना है आपको पहले प्रश्न का उत्तर? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डाल दें आप लोग 1, और जो आप गद्यांश हल कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्द इस तरह से लिखें। जैसे कि यहाँ पर काले पेन से या काले से प्रिंट है, जो स्पष्ट मैं आपको बता दूं, जो काले से प्रिंट है आप काले पेन से लिखेंगे। किससे? काले पेन से लिखेंगे। जो यहाँ पर नीली इंक से प्रिंट है इसे आप नीले पेन से लिखेंगे जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। ये आप लोग ध्यान देंगे, नीले पेन से। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे।
प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, आप देख रहे हैं जो काले से है उसे काले से लिखेंगे, में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आ जाए आप सेम इसी तरह से इसका जो है संदर्भ लिखेंगे। अब व्याख्या करने की बारी, क्योंकि पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां से है गद्यांश का रेखांकित अंश, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है और लास्ट तक है, इसी तत्व से ओत प्रोत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल देंगे आप बा, और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग रहेगी। क्या होगी व्याख्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। वास्तव में हमारी संस्कृति अहिंसा के मूल तत्व पर ही आधारित है। संस्कृति में नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में स्वीकृत अधिकांश नैतिक मान्यताएं भी अहिंसा के तत्व पर ही आधारित हैं। अहिंसा का दूसरा नाम ही त्याग है। इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा का रूप पदार्थों के भोग के रूप में हमारे सामने आता है। मनुष्य से स्वास्थ्य के कारण जब पदार्थों का अकेले ही उपभोग करता है स्वार्थ के कारण, तभी हिंसा का जन्म होता है। भारतीय संस्कृति में त्याग और भोग का समन्वय है। जब तक हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वेद और उपनिषदों में भी त्याग पूर्वक भोग को महत्व दिया गया है। जिन पदार्थों का भोग करें त्याग अनासक्ति की भावना से करें। त्याग की भावना से सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और इसी भावना से व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समाज से, समाज का समाज से, देश का देश से संघर्ष समाप्त हो सकता है। सभी संघर्ष स्वार्थ या भोग को लेकर होते हैं। यदि हम सभी विरोधों या संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी नैतिक चेतना को इसी तत्व यानी त्याग से ओतप्रोत करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो इसका जो है उत्तर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप त्याग है। तो इसी तरह से लिखेंगे आप लोग संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चलिए यहाँ पर आप या तो आप अथवा वाला करें, क्योंकि एक ही करना है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो अथवा वाला भी 24 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण है गद्यांश। यहाँ पर ये जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। वैसे आपको तो एक ही करना है, क्लियर है ये चीज, क्योंकि आपको एक ही गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न करने हैं। मैं यहाँ पर जो अथवा में है इसको भी हल करा दूंगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है और इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले यदि आप इसको हल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा हेडिंग डालेंगे। फिर गद्यांश जो भी हो उसको जो है इस तरह से लिखेंगे। शुरुआत के शब्द क्या है, मगर ऐसा ना आज तक। फिर इस तरह से डैश डैश लगाते जाएंगे। लास्ट के शब्द हैं अपना गुणों का विकास करे, यानी अपने गुणों का विकास करे। फिर संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। संदर्भ क्या होगा,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया संदर्भ। अब अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। चलिए यहाँ पर इसका जो है आप लोग ध्यान दें, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी। रामधारी सिंह दिनकर जी का मत है कि जब व्यक्ति यदि किसी की निंदा कर रहा है तो वह अपने मित्रों और समाज के लोगों की नजर में गिर जाएगा, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश के प्रति उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। अतः दूसरों को नीचा दिखाने से अपनी वृद्धि कभी नहीं होती है। दिनकर जी का कथन है कि जो व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है वह अपने ही अच्छे कार्यों से ऊंचा उठ सकता है। दूसरों की निंदा आदि करके कभी कोई ऊपर नहीं उठ सकता। यदि किसी व्यक्ति का पतन होता है तो किसी की निंदा से नहीं, अपितु उसके अच्छे गुणों के नष्ट हो जाने के कारण होता है। इसलिए उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निंदा करना छोड़ दे और अपने चरित्र को स्वच्छ बनाए तथा अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करे। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के पतन का क्या कारण है? कैसे लिखना है इसका उत्तर? मनुष्य के पतन का कारण उसके सद्गुणों का ह्रास होना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, दो पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों पद्यांश यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये दोनों पद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, यहाँ पर जो पद्यांश है पहला, 24 फरवरी को आप बिल्कुल 100% गारंटी ले सकते हैं मुझसे, ये जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आप सभी को इसका संदर्भ? मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं चरण कमल बंदो हरि, और लास्ट के शब्द क्या हैं? बंदो तेहि पाई। तो बंदो तेहि पाई। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का कोई भी पद आता है तो संदर्भ आप सेम इसी तरह से लिखेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिख देना है। प्रसंग जरूर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रसंग। और प्रसंग क्या होगा? इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। किसकी? उनके चरणों की वंदना की है। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा पूरे पद्यांश की व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी व्याख्या आप लोग समझते चलें। भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा आप लोग, कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है।
इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर। चलिए यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश है ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर का, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुबन, सबको मित्र बना ले हम। ये है पद्यांश। इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यदि आप अथवा वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। कैसे लिखना है? पद्यांश के शुरुआत के शब्द आपको लिखना है नहीं चाहिए बुद्ध बैर, फिर इस तरह से डैश डैश का निशान लगा देना है, लास्ट के शब्दों को लिख देना है सबको मित्र बना ले हम। इसके बाद संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से अवतरित है। सेम इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे जब इसी पाठ का कोई भी पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, नीला और काला पेन का प्रयोग कहाँ करना है बिल्कुल मैंने स्पष्ट यहाँ पर आपको दिखा दिया है। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। पूरे नंबर आपको 6 मिलेंगे जो कि पद्यांश से रिलेटेड आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों से भारत माता के मंदिर के गुणों को अपने जीवन चरित्र में उतारने की बात कही है। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको मैं बताऊंगा जो रेखांकित अंश है। चलिए आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर उक्त पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हमें ऐसी उन्नति कदापि प्रिय नहीं है जो ईर्ष्या से युक्त हो, और इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है। यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कवि ने सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर कवि ने सब तीर्थों का तीर्थ अपने देश भारत भूमि को कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो यहाँ पर पहला जो संस्कृत का गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को बिल्कुल आप नोट कर लो, ये जरूर आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जरूर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। तो चलिए कैसे हल करना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से 3 आप डालेंगे। इसके बाद संदर्भ लिखने से पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना, इस तरह से डैश लगा देंगे। लास्ट के शब्द क्या है? बहु प्रसन्न संति। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आए संदर्भ सेम यही रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपको, प्रसंग कैसे लिखें। इस गद्यांश में वाराणसी के ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है।
प्रसंग ये हो जाएगा। अब हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो चलिए हिंदी अनुवाद यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब यहाँ पर अथवा में जो है यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सॉल्व करा दूं मैं। वैसे तो एक ही आपको करना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको भी सॉल्व कर लें। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। चलिए कैसे लिखना है आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा, यदि आप अथवा वाला गद्यांश हल कर रहे हैं तो आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे और लास्ट के शब्द इस तरह से लिखेंगे। संदर्भ क्या रहेगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग ध्यान दें आप लोग। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लियर हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ये जो संस्कृत के श्लोक हैं यानी पद्यांश हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है आप सभी को, इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। सबसे पहले आप जो है पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखिए। इसके बाद हेडिंग आप यहाँ पर डाल दें काले पेन से, लास्ट के शब्द। अब संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, चलिए ध्यान दें आप लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में भी एक पद्यांश है, ये भी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको भी सॉल्व करा दूं मैं। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो। इस तरह से पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, अपदो दूरगामी, लास्ट के शब्द क्या हैं, सह पंडितः। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना आप लोग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा, पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है।
अब यहाँ पर प्रसंग भी लिख देना। इस श्लोक में विभिन्न त्याग के बारे में दर्शाया गया है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, ये प्रसंग थोड़ा सा गलत है। मैं क्लियर कर दूं, ये प्रसंग जो है ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। चलिए हिंदी अनुवाद आप लोग समझते चलें। यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या होगा, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अर्थात बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडितः, अर्थात अमुखा का अर्थ होता है कि मुख विहीन होने पर, यानी मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है, और इसे जो जानता है वह क्या है, पंडित है। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जिस जिले में आप रहते हैं और उस जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले से हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 6 का प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश भारती, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जरूर याद कर लेना, 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। तो मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है और कैसे आप लिखो ताकि 5 नंबर पूरे पूरे एग्जामिनर आपको खुशी खुशी दे दें। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरह से हेडिंग डाल देना काले पेन से। फिर पहले नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। फिर इसके बाद हेडिंग डालना आप लोग संक्षिप्त परिचय जरूर लिख देना, बहुत अच्छा रहता है यदि आप लिखते हैं कॉपी के इस साइड में। जैसे कि जन्म कब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सन 1884 में। जन्म स्थान क्या था, यानी कहाँ जन्म हुआ, अगोना बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इन्होंने शिक्षा इंटरमीडिएट तक प्राप्त की और आगे भी पढ़े FA तक। कृतियां इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, चिंतामणि विचारवीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर आदि, इतनी इनकी रचनाएं हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 2 फरवरी 1941 को, यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद आपको जीवन परिचय बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आप सभी के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, इस तरह से लिखिएगा जीवन परिचय। जो काले से प्रिंट है आप काले से लिखेंगे, जो नीले से प्रिंट है उसे नीले से लिखिएगा, यानी नीले पेन से। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। अब इन्होंने कौन सी रचना लिखी, चिंतामणि। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। तो सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं
आपको इन सभी का जो है क्या करना है, इन सभी पद्यांशों को, इन सभी जीवन परिचयों को तैयार कर लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा बिहारी लाल जी का सबसे आसान जीवन परिचय लिखने का तरीका भी आप सीखोगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा दूसरे नंबर पर है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। इस तरह से हेडिंग डाल देंगे आप। फिर संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देंगे आप। संक्षिप्त परिचय क्या होगा, जन्म कब हुआ इनका, सन 1603 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या था, बसुआ गोविंदपुर। पिता का नाम इनके पंडित केशव राय चौबे। इन्होंने किस राजा का आश्रय लिया, यानी किस राजा ने इनको आश्रय दिया, आश्रयदाता कौन थे, राजा जयसिंह का दरबार, जहां बिहारी लाल जी को आश्रय मिला था। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा इन्होंने ग्वालियर में प्राप्त की। इनकी रचना बिहारी सतसई जो कि एकमात्र रचना है जिसमें 719 दोहे हैं, और इसी एकमात्र रचना के कारण ये रीतिकाल के महान कवि कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1663 में। क्लियर हो गया संक्षिप्त परिचय। अब जीवन परिचय कैसे लिखना है। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। सेम इसी तरह से लिखिएगा आप लोग। जो काले से प्रिंट है काले पेन से लिखेंगे, जो नीले से है नीले से लिखेंगे। पूरे नंबर आपको मिलेंगे। एग्जामिनर बहुत ही खुशी देंगे 5 नंबर आपके। मेरे प्यारे बच्चों, यह मथुरा के चौबे थे, यानी ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में उनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु का नाम क्या था, आचार्य केशव दास था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में यह अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। दोहा क्या था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी और वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला और कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। अब इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई जिसमें 719 दोहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए ये श्लोक यहाँ पर नहीं आया है। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में ये जो श्लोक हैं इस मॉडल पेपर में, इनमें से कोई श्लोक आपको नहीं लिखना है, इनके अतिरिक्त लिखना है। यहाँ पर ध्यान दें, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, ये हो गया श्लोक। और यहाँ पर अगली लाइन क्या है इसकी, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। पहली लाइन यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और चारों ही 24 फरवरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर बीरह केन पूजते, चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8, बीरह वीरेण पूजते, यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा होती है। अगला है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति, यानी वाणारसी में मरना मंगलकारी होता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो यहाँ पर उत्तर होगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी ज्ञान हर जगह सभी जगह संभव है।
अगला है रिपु केन वर्धते, यानी रिपु से क्या बढ़ता है, यानी शत्रु कैसे बढ़ते हैं। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। शत्रु कैसे बढ़ते हैं, किससे बढ़ते हैं, तो उपाच रिपु उपेक्षया वर्धते, यानी किसी की उपेक्षा आप करेंगे, बेइज्जती करेंगे तो क्या होगा, आपके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये निबंध हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, और मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, वृक्षारोपण का महत्व। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है क्या करेंगे, इसको समझते चलेंगे, यानी वृक्षारोपण का महत्व जो है अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 9 और पहले नंबर पर नहीं है, ये निबंध है किस नंबर पर, चौथे नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर 4 नंबर आपको लिख देना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध समझते चलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बेरोजगारी की समस्या निबंध का शीर्षक डाल देना है। रूपरेखा आपको हेडिंग डालना है। इसमें प्रस्तावना हेडिंग रहेगी, बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है, समस्या के कारण क्या है, समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, और उपसंहार। इसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है आपको, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है, किंतु कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही हैं। बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी ही एक समस्या है। हमारे यहाँ अनुमानतः लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बेरोजगारों की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने होंगे जिससे इस समस्या की तीव्र गति को रोका जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी हेडिंग है बेरोजगारी से तात्पर्य। तो बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता। यह स्थिति जहां एक ओर पूर्ण बेरोजगारी के रूप में पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर यह अल्प बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, अल्प तथा मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत या तो व्यक्ति को जो सामान्यतः 8 घंटे कार्य करना चाहता है, 2 या 3 घंटे ही कार्य मिलता है, या वर्ष में 3-4 महीने ही उसके पास काम रहता है। दफ्तरों में कार्य पाने इच्छुक शिक्षक बेरोजगारों की संख्या भी करोड़ों में है, जिसमें लगभग 1 करोड़ और 1 करोड़ तथा स्नातक हैं तथा उनमें अधिक शिक्षित भी हैं, यानी उससे भी अधिक शिक्षित व्यक्ति भी हैं बेरोजगार। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, समस्या के कारण, यानी बेरोजगारी की समस्या के कारण क्या हैं। तो यहाँ पर भारत में बेरोजगारी की समस्या के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि। बेरोजगारी का पहला और सबसे मुख्य कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का होना है, जबकि रिक्तियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। भारत में जनसंख्या लगभग 2.0% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जिसके लिए 50 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की आवश्यकता है, जबकि रोजगार प्रतिवर्ष केवल 5 से 6 लाख लोगों को ही उपलब्ध हो पाता है। इसलिए ये मुख्य कारण है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि बेरोजगारी का। दूसरा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, यानी गलत है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। यहाँ व्यवसाय प्रधान शिक्षा का अभाव है। हमारे स्कूल और कॉलेज केवल लिपिकों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र बन गए हैं। तीसरा कारण है लघु तथा कुटीर उद्योगों की अवनति।
बेरोजगारी की वृद्धि में लघु और कुटीर उद्योगों की अवनति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में ही भारत के कुटीर उद्योगों को पंगु बना दिया था, इसलिए इन कामों में लगे श्रमिक धीरे धीरे इन उद्योगों को छोड़ रहे हैं। इससे भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। बेरोजगारी का अगला कारण है यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति। यंत्रीकरण ने असंख्य लोगों के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। अब देश में स्वचालित मशीनों की बाढ़ सी आ गई है। एक मशीन कई श्रमिकों का कार्य स्वयं निपटा देती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि में भी यंत्रीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कृषक मजदूर भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। अगला हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला सुझाव है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बेरोजगारी को कम करने का सर्वोत्तम प्रमुख उपाय जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है। इसके लिए जनसाधारण को छोटे परिवार की अच्छाइयों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बेरोजगारी की बढ़ती गति में अवश्य ही कमी आएगी। अगला है यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। यदि हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करते हैं तो बेरोजगारी में कहीं न कहीं सुधार होगा। यानी भारत में शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित कर उसे रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए। यानी ऐसी शिक्षा हो जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति या कोई बच्चा क्या कर सके? रोजगार कर सके। इसके लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी को अपने योग्यता अनुसार जीविकोपार्जन का कार्य मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग। अगली हेडिंग है कुटीर और लघु उद्योगों का विकास। बेरोजगारी कम करने के लिए यह अति आवश्यक है कि कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास किया जाए। सरकार द्वारा धन, कच्चा माल, तकनीकी सहायता देखकर तथा उनके तैयार माल की खपत कराकर इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगली हेडिंग है कृषि में के सहायक उद्योग धंधों का विकास। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में कृषि में अर्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी है। इसको दूर करने के लिए मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी आदि को कृषि के सहायक उद्योग धंधों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अंतिम है उपाय जिसके द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, निर्माण कार्यों का विस्तार। मेरे प्यारे बच्चों सरकार को सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण आदि की योजनाओं को कार्यान्वित करते रहना चाहिए, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिल सके और देश भी विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इनके अतिरिक्त बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को प्राकृतिक साधनों और भंडारों की खोज करनी चाहिए और उन संभावनाओं का पता लगाना चाहिए जिनसे नवीन उद्योग स्थापित किया जा सके। गांव में बिजली की सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे वहां छोटे छोटे लघु उद्योग पनप सकें। मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके तथा देश की स्वायत्त शासी ढांचे और लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक समाज में ना तो सुख शांति रहेगी और ना राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकेगा। अतः इस दिशा में प्रयत्न कर रोजगार बढ़ाने के स्रोत खोजे जाने चाहिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नागरिक ही एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं। ये हो गया क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। कह रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए।
4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा है मेरे प्यारे बच्चों, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र कैसे लिखना है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये प्रश्न। 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 10 अथवा सेवा में, कॉपी के इस साइड में आप लिखेंगे सेवा में, जैसे लिखा है सेम इसी तरह से। प्रधानाचार्य जवाहर पब्लिक स्कूल जनकपुरी प्रयागराज, ये भी आप एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विषय क्या रहेगा? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ से आप लिखेंगे कॉपी के इस साइड से महोदय, कामा लगा देंगे आप। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 ए सेक्शन का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का क्या हो रहा है? आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा बना रहता है, यानी सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूं। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक अपने व्यक्ति अब आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, बालिकाएं लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या का खागा, दिनांक डाल देना 24 फरवरी 2025। इस तरह से कक्षा 10 ए। इस तरह से मैंने आपको हिंदी विषय का बिल्कुल क्लियर मॉडल पेपर समझा दिया है। 70 में 70 आप लेकर आएंगे यदि आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। सारी चीजें क्लियर करा दी हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।